Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Digital Communication. Subject code is KEC 601 and here we are in lecture number 2. So in previous lecture हम लोगों ने start किया था probability concept, probability क्या है, what is experiment, what is sample space, what is event and then we discuss some questions based on probability. So that आपको probability का basic याद आ जाए, एक कन्वर्सेशन याद आ जाए प्रोबेबिलिटी के अंदर कि हाँ जी हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते थे. राइट नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है. और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है दैट इज कॉल्ड बायस थ्योरम, तो उसकी बात करेंगे एंड देन क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर थ्योरम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी. सो properties of probability. तो property number 1. तो property number 1 says the probability of certain event. What is certain event? जी हाँ, certain event एक ऐसा event था जिसमें सारे के सारे outcomes आ जाते हैं. The event contains all the outcomes. तो हमेशा जब भी certain event होगा तो हमारे सारे outcomes आ जाएंगे. Divide by total number of outcomes जो कि दोनों same हो जाएंगे. That means the probability is always equal to 1. Second property says the probability of any event is always less than or equal to 1. अगर आप कोई भी event A है उसकी probability कैलकुलेट कर रहे हैं तो that is always greater than or equal to 0 less than equal to 1 means value कभी भी negative नहीं होती probability के लिए. right? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अगर ए और बी दो ऐसे इवेंट्स हैं जो आपस में बिल्कुल रिलेट नहीं करते, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं, देन देयर प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज पी ए प्लस बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. राइट अगर हम यहाँ इसका अपोजिट बात करें कि अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, देन what is the probability if A and B are not mutually exclusive event? Then probability of A plus B is equal to A plus probability of B minus PAB, where PAB is what? PAB is the joint probability of event A and B. कि A and B दोनों ही अगर होंगे उसकी probability क्या होगी? And that is simply given by PA into PB. Right? और एक प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी that is if A is any event then the probability of not happening of A that is PA bar is equal to 1 minus PA. क्योंकि अगर A इवेंट है उसकी probability of happening PA है तो उसके ना होने की probability क्या होगी? 1 minus PA. So these are some of the properties of the probability जो कहीं ना कहीं कभी कभी यूज हो जाती हैं. नेक्स्ट जो इस लेक्चर में बात करनी है दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड. तो जब A ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद मैं B की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो दैट इज गिवन बाय P B बाय A. यानी B बाय A का मतलब क्या हुआ? A ऑलरेडी हैपन हो चुका है, उसके बाद मैं B की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं दैट इज इक्वल टू P ऑफ AB डिवाइड बाय P ऑफ A. यानी कि PAB जॉइंट प्रोबेबिलिटी है डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A. यही चीज आप रिवर्स में भी बोल सकते हैं. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन गिवन दैट इवेंट B इज ऑलरेडी हैपनिंग दैट मींस PA बाय B. यानी A की प्रोबेबिलिटी चाहिए जबकि B ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, इवेंट अगर हो चुका है, देन इट इज गिवन बाय PAB डिवाइड बाय PB. तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसका बहुत अच्छे से यूसेज हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ बायस थ्योरम. सो बायस थ्योरम क्या कहती है? बायस रूल क्या कहता है? बेस रूल क्या कहता है आपका? दैट इज लेट B1 B2 B3 Bn be the mutually exclusive event. There are n number of mutually exclusive events and event A occurs only when any one of the event occurs. Already जब एक तरह से यहाँ पे B1 B2 B3 या कोई भी इवेंट अगर हो चुका है उसके बाद ही इवेंट A अकर होगा. Then probability of any event when the A is already occurs is given by PBI into PA by BI divided by summation I j is equal to 1 to n I is equal to 1 to n PBI BJ कर लीजिए इसे यहाँ पे PJ is equal to 1 and this is basically J. राइट तो यहाँ पे J एक्सपैंड करेगा J इज इक्वल टू 1 to n तक. राइट सो ये हमारे बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम के नाम से भी आता है, बेस रूल के नाम से भी, बायसियन पॉलिसी के नाम से भी. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर कोई इवेंट हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद और मल्टीपल इवेंट्स अगर हैं हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन द इवेंट इज ऑलरेडी अकर्स. राइट अब इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पे मैं आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि आप क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाए. राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम लोग कह रहे हैं देयर आर
two identical boxes X and Y. So there are two boxes X and Y. Box X contain what? Box X contain 4 white and 3 red balls. तो यहाँ पे 4 white है, 3 red balls है. And box Y contain 3 white and 7 red ball. Right? Now one ball is drawn at random from the box. अब कौन से बॉक्स से ड्रॉ की गई है ये भी नहीं है, बट एक बॉल हमें ड्रॉ करनी है, उसी की प्रोबेबिलिटी चाहिए. नाउ इफ द बॉल इज व्हाइट, अब कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुई, बॉल व्हाइट है एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स एक्स, कि वो बॉक्स एक्स में से ड्रॉ होनी चाहिए और उसकी वो कैसी होनी चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए. तो यहाँ कंडीशनल लगी हुई है, कंडीशंस के साथ हमें कैलकुलेशन करनी है. सो कंडीशन के साथ कैलकुलेशन कैसे करूंगा, अब इसमें बेस थ्योरम कैसे लगाऊंगा? सो मैंने यहाँ पे लेट किया, मेरे पास है दो बॉक्सेस एक्स एंड वाई. तो दो बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर मुझे किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है एंड आई हैव टू बॉक्सेस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? जी हाँ, बिल्कुल सही है, 50%. राइट, 50% होगी ना. तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं PB1 इज इक्वल टू PB2 इज इक्वल टू 1/2. दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या ले लिया मैंने? बॉक्स X की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मैंने लेट कर लिया बॉक्स Y की प्रोबेबिलिटी. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 हो गई. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नाउ अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बॉक्स B1 जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, उसके बाद उसमें टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल बॉल्स हैं 7. राइट, टोटल बॉल्स है 7. अब इसमें से मुझे एक बॉल चूज करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो बॉल कैसी होनी चाहिए? वो बॉल होनी चाहिए व्हाइट. तो इन टोटल 7 बॉल्स में से अगर मुझे एक व्हाइट बॉल चूज करनी है, तो व्हाइट बॉल के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? 4. तो दैट मींस अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट बॉल when box X is already selected, यानी कि probability of A when box X is already selected, यानी PA by B1, यानी B1 यानी already B1 happen हो चुका है, box X select हो चुका है, तब मैं उसके बाद probability of A लिख रहा हूँ, यानी white ball की probability लिख रहा हूँ. तो क्या लिखूंगा? 4 white ball थी ना, so 4 is the my possible favorable outcome divided by total number of balls कितनी है? 7. तो that is 4/7. राइट. सिमिलरली आप यहाँ पे बॉक्स Y को जब सिलेक्ट करें उसकी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं. तो बॉक्स Y के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब हम बॉक्स Y को सिलेक्ट करेंगे तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इवेंट कौन सा है हमारा? व्हाइट बॉल चूज करने का, व्हेन ऑलरेडी बॉक्स B2 इज सिलेक्टेड. तो अब अगर हम B2 बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल है 10. राइट. अब इसमें से व्हाइट बॉल कितनी है? 3. तो हमारी फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 3 डिवाइड बाय व्हाट इज द टोटल नंबर? दैट इज 10. तो दैट मींस मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं. व्हाट इज PB1? बॉक्स X को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बॉक्स Y को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आई ऑल्सो नो व्हेन द बॉक्स X इज सिलेक्टेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट बॉल, एंड आई ऑल्सो नो द प्रोबेबिलिटी व्हेन द बॉक्स Y इज सिलेक्टेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट बॉल. राइट. तो चारों वैल्यूज आपके पास हैं. अब केवल आपको यूज करना है बेस थ्योरम. और बेस थ्योरम क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 by A. दैट मींस व्हाट? कि हमें बताना था प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल व्हाइट है, तो व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या लिया? A. तो ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका कि व्हाइट बॉल है, दैट इज इवेंट इज ऑलरेडी हैपेंस. नाउ दैट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स X. तो बॉक्स X से होना चाहिए, दैट मींस इवेंट कौन सा अकर होना चाहिए? B1. So probability of B1 when A is already happened, as per the Bayes theorem, it is given as probability of B1 multiply with probability of A by B1 divide by, अगर आप समेशन साइन याद करें, यहाँ पे समेशन साइन था, दिस इज PBJ PA by BJ, तो उसी J को यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया गया. नाउ J इज इक्वल टू 1 to 2, तो PB1 PA by B1 प्लस PB2 A by B2, क्योंकि मेरे पास दो ही बॉक्स हैं तो यहाँ पे आपका 2 टाइम एक्सपेंड हुआ है. राइट. अब ये सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट दिस आंसर, तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऑन द सेम मैनर. So this is our second question. Two factories produce identical clocks. Now there again two factories produces identical clocks. The production for the first factory consists of 10,000 clocks of which 100 are defective. Right? और second factory produce करती है 20,000 clocks out of which 300 are defective. So what is the probability that a particular defective clock was produced in the first factory? यानी कि मुझे डिफेक्टिव क्लॉक की प्रोबेबिलिटी बतानी है जबकि वो फर्स्ट फैक्ट्री से जनरेट हो रही हो. दैट मींस सबसे पहले तो मैं फैक्ट्री की प्रोबेबिलिटी लेट कर लूं. तो सपोज फर्स्ट फैक्ट्री की प्रोबेबिलिटी है PB1 और सेकंड फैक्ट्री की प्रोबेबिलिटी है PB2. तो जैसे कि हमें पता है दो ही फैक्ट्री हैं, तो दो में से किसी एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज 1/2. तो यहाँ PB1 भी 1/2 हो जाएगा और PB2 भी 1/2 हो जाएगा. राइट. नाउ
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्लॉक। अब अगर मैं फर्स्ट फैक्ट्री को सिलेक्ट कर चुका हूं, यानी आई ऑलरेडी सेट कि B1 मेरा सेट सिलेक्ट हो चुका है, अब उसमें से मुझे डिफेक्टिव क्लॉक निकालनी है, यानी मैं डिफेक्टिव क्लॉक के इवेंट को मान लेता हूं सपोज A। सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्लॉक व्हेन फर्स्ट फैक्ट्री इज सिलेक्टेड। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो हमने सिलेक्ट करी, तो फर्स्ट फैक्ट्री के अंदर व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम्स, कितने डिफेक्टिव हैं, दैट इज 100, और कितने टोटल हैं, दैट इज 10,000। तो यहां से बनेगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्लॉक व्हेन फैक्ट्री फर्स्ट इज सिलेक्टेड, यानी 100 अपॉन 10,000। सिमिलरली आप सेकेंड फैक्ट्री के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं PA/B2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्लॉक्स व्हेन सेकेंड फैक्ट्री इज सिलेक्टेड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 20,000, राइट। तो आई हैव ऑल द वैल्यूज नाउ। PB1 मेरे पास आ गया, PB2 मेरे पास आ गया, PA/B1 मेरे पास आ गया, PA/B2 मेरे पास आ गया। अब मुझे केवल अपना बेस थ्योरम अप्लाई करना है। एज पर द बेस थ्योरम ऑलरेडी डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी हैपन हो चुका है कि हमने जो क्लॉक इज डिसाइड किया वो ऑलरेडी डिफेक्टिव है, बट नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम फैक्ट्री 1। सो PB1/A मुझे कैलकुलेट करना है। तो एज पर द बेस थ्योरम फॉर्मूला PB1 मल्टीप्लाई बाय PA/B1 डिवाइड बाय, यहां भी यू हैव ओनली टू फैक्टरीज, तो जो समेशन साइन था दैट इज J इज इक्वल टू 1 to n, ये 2 टाइम्स ही एक्सपेंड होगा, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए। देन यू पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट। सो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसे बेस थ्योरम से किस तरह से अप्लाई करना है, राइट। सो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर के बाद आप प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, चाहे वो प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी हो, कोई भी बेसिक क्वेश्चन हो ऑन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो, आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, किस तरह से उन्हें एनालिसिस किया जाता है, वो सब हम आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू।